नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ये आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। देश में हर साल करीब 8 लाख लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। यही नहीं, कैंसर के मरीजों की संख्या 10% सालाना बढ़ भी रही है। दिक्कत की बात यह है कि हर साल हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत की वजह अवेयरनेस की कमी बताई जाती है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, बस जरूरत है तो जागरूकता की। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों कैंसर खतरनाक रूप लेता जा रहा है, समय रहते इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, जानेंगे कि क्या होते हैं इसके शुरुआती लक्षण, कैसे इससे बचना है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कैंसर, इस बीमारी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आमतौर पर अवेयरनेस की कमी के चलते लोग इसे लाइलाज बीमारी मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कैंसर को समय रहते डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो सकता है। देश में कैंसर के मरीजों की बात करें तो ये 22 लाख के करीब है। इसमें हर साल करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है। इस बीमारी से सालाना करीब 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर के 66% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर होने का पता तब चलता है जब ये आखिरी स्टेज में होता है। कैंसर के मरीजों में 5 से 10% ऐसे मरीज होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। ऐसे लोगों को जरा सा भी लक्षण दिखने पर कैंसर की जांच करा लेनी चाहिए। पहले कैंसर को समझते हैं कि ये क्यों होता है। कैंसर हमारे शरीर के किसी सेल के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारी बॉडी के सेल्स नियंत्रित तरीके से बढ़ते हैं और विभाजित होते हैं। जब सामान्य सेल्स को नुकसान पहुंचता है या सेल्स पुराने हो जाते हैं तो वे मर जाते हैं और उनकी जगह हेल्दी सेल्स ले लेते हैं। लेकिन कैंसर में सेल्स यानी कोशिका का विकास अनियंत्रित हो जाता है और तेजी से बढ़ने लगता है, जो पहले अल्सर और फिर ट्यूमर का रूप ले लेता है और समय पर इलाज नहीं होने पर कैंसर को जन्म देता है। लक्षणों की बात करें तो ओरल कैंसर में मुंह में घाव का ना भरना, दांत और जबड़ों का कमजोर हो जाना, मुंह में गांठ बनना मुख्य लक्षण है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में गांठ होना, सूजन या घाव होना बड़ा लक्षण है। वहीं कोलोरेक्टल कैंसर में लंबे समय तक पेट में दर्द, मल में खून आना जैसे लक्षण होते हैं। लंग्स कैंसर में खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट, ओरल, गर्भाशय, फेफड़े और आमाशय का कैंसर पाया जाता है, जो कि कुल कैंसर केस का करीब 49% है। इनमें 1,62,000 मामलों के साथ सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं। इसके बाद 1,20,000 मामलों के साथ ओरल कैंसर के मामले, वहीं 97,000 गर्भाशय कैंसर के मामले, 68,000 लंग कैंसर के मामलों के साथ आमाशय कैंसर के मामलों की संख्या 57,000 के करीब है। कैंसर की सबसे बड़ी वजह लोगों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल है। अगर इससे बचना है तो नशे से दूर रहना, खान पान पर कंट्रोल रखना और नियमित एक्सरसाइज करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे कैंसर से जुड़े हुए, जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी, उन तीनों सवालों को भी देख लेते हैं। पहला आज का हमारा सवाल रहेगा कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज देश में। यह है आज का हमारा पहला सवाल। दूसरा आज का हमारा सवाल होगा कि इसके लक्षण क्या हैं और समय रहते कैसे करें कैंसर की पहचान, ये कितना जरूरी होगा। और तीसरा आज का हमारा सवाल होगा कि क्या कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी है, और अगर कमी है तो उसको दूर कैसे किया जाए। तो ये हैं आज के हमारे 3 सवाल। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एचओडी हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे सर, जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रमाकांत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, मौजूदा स्थिति कैंसर को लेकर, देखिए सर, धीरे धीरे तो जागरूकता बढ़ी है। लोग कैंसर से अब कैंसर सुन के बहुत ज्यादा डरते नहीं हैं। उनको ये मालूम है कि अगर हमने समय पर इसका इलाज कर लिया तो इसमें बच भी सकते हैं, या हमारी लाइफ शायद कुछ लंबी हो जाए। इस वक्त आप मौजूदा स्थिति कैंसर को लेकर, अवेयरनेस को लेकर देश में किस तरह की देखते हैं सर? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर का अगर डायग्नोसिस दिया जाता है तो
पैर के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी भी यही धारणा है कि कैंसर से बचने के चांसेस उतने नहीं हैं जितनी कि शायद दूसरी बीमारियों से हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज अगर अमेरिका में, यूरोप में, डेवलप्ड नेशंस में 100 नए पेशेंट्स को कैंसर डायग्नोज होता है तो 70% तक पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो सकते हैं या 5 इयर्स के बियॉन्ड जीवित रहेंगे। तो हमने इसको एक क्रॉनिक डिजीज या क्योरेबल डिजीज में शामिल कर दिया है। जहां तक कि भारत की बात है, शायद आंकड़े उतने दुरुस्त अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, जो मैं पेशेंट्स देखता हूं, तो लगभग 50% पेशेंट्स को तो हम क्योर कर ही पाते हैं। तो ये सब चीजें जो डेवलपमेंट हुई है, रिसर्च हुई है, जो ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी और आज एक 5वीं पद्धति जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, तो इन वजहों से हम कैंसर को या तो एक क्योरेबल डिजीज मानते हैं या इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि पेशेंट की लाइफ शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज की तरह चलती रहती है और वो पेशेंट अपने जीवन में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में जो काम करते हैं वो वहां पे जा पा रहे हैं। इसमें आपने जागरूकता का एक प्रश्न किया शुरू से और अभी भी किया, तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, खास तौर पे महिलाओं में, जहां पे कि 40 वर्ष की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का जो कैंसर है उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए मेमोग्राफी और पैप स्मीयर का एनुअल चेकअप होना चाहिए और इसकी जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम पहली स्टेज में कैंसर्स को पकड़ लेंगे तो 90% से भी ज्यादा कैंसर्स को हम क्योर कर पाएंगे। और ये स्थिति वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां पे कि महिलाएं जागरूक हैं, जहां पे कि ये सालाना 40 साल के बाद मेमोग्राफी और पेप स्मीयर टेस्ट रूटीन चेकअप कराती हैं, बिल्कुल, तो वहां पे अर्ली स्टेज में कैंसर्स को पकड़ने की जो संभावना है वो 80 से 90% है। परंतु हमारे देश में अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो वो शायद उतनी अर्ली स्टेजेस में नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में भी अब नंबर 1 कैंसर महिलाओं में हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन हो चुका है भारत में, और भारत में जो महिलाओं में होने वाले जो कुल कैंसर के मामले हैं उसमें लगभग 30% मामले तो ब्रेस्ट कैंसर के ही हैं। सबसे ज्यादा आप देखा जाए तो चंक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का ही है। मैं रमाकांत सर आपके पास आना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली, और वो ये बोली कि डायग्नोसिस। मैं डेटा पढ़ रहा था इंडिया का, और मैं पहली बार तो मैं चौंका जब मैंने वर्ल्ड रैंकिंग पढ़ी कैंसर के मामले में कि हम 172वें स्थान पर हैं, बहुत नीचे हैं। अगर प्रति 1 लाख में कैंसर इंसिडेंस देखें अगर हम, तो रेट हमारे यहां जो है वो 97 का है, यानी कि 1 लाख पर 97 लोग। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है 452, न्यूजीलैंड में 423, आयरलैंड में 373, यूएस में 362, यानी कि इन कंट्रीज में ज्यादा केसेस हैं हमारे। सिंगापुर में ही हमसे 2.5 गुना ज्यादा केसेस हैं। तो मैं सोच रहा था कि शायद हम लोग ठीक हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सर के एक स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरे को ये लग रहा है कि ये केसेस इसलिए ज्यादा वहां पर लग रहे हैं क्योंकि वहां पर डायग्नोसिस जल्दी होती है, पहचान जल्दी हो जाती है। हमारे यहां तो पता ही नहीं चल पाता। एम आई राइट सर? देखिए, इंसिडेंस के बारे में आप जो बात कह रहे हैं ये एब्सोल्यूट नंबर्स में कह रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में अगर देखा जाए तो 430 से 435 लोगों को 100,000 यानी 1 लाख लोगों में से 430-35 लोगों को हर साल कैंसर होगा जी। हमारे यहाँ वही प्रोपोर्शन जो है ये 130-135 लोगों को उतना ही होगा, यानी 1/4 हिस्से में ये अपना इंसिडेंस है। लेकिन एक याद रखिए, अपनी पॉपुलेशन जो है, अपनी आबादी जो है, ये ऑलरेडी 4 गुना ज्यादा है उनसे। तो अपने टोटल नंबर तो सेम ही रहेंगे, लेकिन फैसिलिटीज तो 1/10 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मरीज जो है ये डॉक्टर के पास ना तो पहुंच पाएगा, ना तो उसका इलाज कर पाएगा। इसीलिए जो श्याम जी ने जो कहा है कि अपना क्यूरेबिलिटी रेट जो है ये 50% है, वहां का क्यूरेबिलिटी रेट 75% है, ये इसी के कारण है। तो हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अभी प्रगतिशील होने के चक्कर में जो है, ये प्रगतिशील होना बहुत अच्छी बात है।
हमारा देश जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इंसिडेंस ऑफ कैंसर भी अगर बढ़ेगा, आप सोच लीजिए 135 के बदले में 270 होगा तो भी आप 435 से बहुत कम होंगे, लेकिन आपका नंबर जो होगा वो वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट कैंसर्स होगा। आज 14 लाख लोगों को कैंसर होता है पर ईयर, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। इतनी फैसिलिटीज अपने पास है नहीं, और ये अगर 28 लाख हो गया तो आप सोच सकते हैं कि कितना कहर बरसेगा। तो ये प्रॉब्लम अपने पास है। और ये आपने इंपॉर्टेंट बोला, और जैसा कि डॉक्टर श्याम ने भी कहा कि बचने की, यस सर, अवेयरनेस, और जैसा कि श्याम सर ने भी कहा, रमाकांत सर भी कह रहे हैं कि बचने की जो संभावनाएं हैं, कैंसर के स्वरूप के कारण बचने की संभावनाएं नहीं, इलाज के कारण, इलाज की व्यवस्था के कारण जो बचने की संभावनाएं हैं वो हमारे यहाँ कम हैं। यूएस वगैरह में हम ज्यादा हैं, तो वहां पर जितने भी नंबर्स आए वो लोग तो अपनी फैसिलिटीज के कारण बचा लेंगे लोगों को, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे यहाँ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठते रहता है, अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहरहाल डॉक्टर गौरव दीक्षित, जाने माने ब्लड कैंसर विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौरव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, फिर करना क्या होगा? हम देखिए, बीमारी के बारे में हम हर साल बात करते हैं, समय समय पर बात करते रहते हैं, लेकिन हम ये कैंसर का जो बर्डन आ रहा है, और सिर्फ ये बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है, 2025 तक शायद 15% और ज्यादा बढ़ जाएगा, अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। इस बर्डन को कम करने के लिए हमें करना क्या होगा सर? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया ये, और इस बारी का हमारा जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। इट मींस चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे डेवलपिंग है, चाहे डेवलप्ड है, वी हैव टू क्लोज द केयर गैप। मतलब हमें ये अवेयरनेस करवाना है कि इसका इलाज पॉसिबल है, इसमें ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कैसे हो सकता है। सो पॉइंट इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट कैंसर एंड क्लोज द केयर गैप। मतलब चाहे गरीब है उसको भी उतना इलाज मिलना चाहिए, चाहे अमीर है उसको भी उतना इलाज मिलना चाहिए। एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक अस वेयर देयर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल and everybody is not living in metro, so private hospital के लिए हर एक के लिए वो facility नहीं है। So prevention is a very important part in our system, और we have to increase the awareness how to prevent it। अब smoking इतना prevalent है, और जो गुटखा chew करते हैं इतना prevalent है। आपसे इतने जाने माने oncologist हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि we have to focus on prevention more than cure, number one। Number two, we have to close the care gap where everybody should be made aware of this disease, yes, and especially in blood cancer, because blood cancer इतना common नहीं है। और breast cancer पे फिर भी हमारा ध्यान जाता है, breast cancer पे, lung cancer पे, पर blood cancer एक बहुत ही curable type of cancer है, तो इसके बारे में भी हमें अवगत कराना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ इसका इलाज कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे इलाज होता है, कैसे कैसे इसको प्रिवेंट करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। बिल्कुल सर। डॉक्टर श्याम, मैं अब आपके पास ही आना चाहूंगा सर। देखिए, इतने सारे कैंसर के स्वरूप हैं कि एक एक पर अगर हम चर्चा करने लग जाएं तो शायद बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, बहुत सारे शोज उस पर करने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल कैंसर के बारे में जो सोच है सर लोगों की, वो अलग अलग तरह की है। कई बार स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई लाइफस्टाइल को ठीक करिए, अपनी दिन में आराम, सही नींद लीजिए, अच्छा संतुलित भोजन लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, टोबैको मत लीजिए। कई बार ये भी सुनने को मिल जाता है कि कैंसर तो किसी को भी हो जाता है, वो चाहे हेल्दी हो या ना हो, तो फिर वो कैसा। कई बार तो ये भी कहा जाता है सर कि ये तो हेरिडिटी है, जिनके परिवार में आनुवांशिक है। तो सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं कैंसर हो जाने का? देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जी ये है कि जो एग्जैक्ट नेचर या कॉज है कैंसर का वो अभी मालूम नहीं है। कैंसर इसलिए होता है किसी भी ऑर्गन में, चाहे वो लंग है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो ब्रेस्ट है, कि वहां की जो कोशिकाएं हैं या जो सेल्स हैं उनमें जीन्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हम अपने जीवन में लाइफस्टाइल की वजह से एक्वायर करते हैं। तो ये इनको हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कह सकते हैं। जो इंसान ज्यादा टोबैको का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो छैनी खाए, चाहे वो गुटखा खाए, या वो बीड़ी स्मोक करे या सिगरेट स्मोक करे, तो टोबैको का एक बहुत बड़ा रोल है कैंसर के कॉजेशन में सारी दुनिया भर में, और इंडिया में तो खास तौर पे, क्योंकि 40 से 50% जो कैंसर्स हैं वो टोबैको से रिलेटेड होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण लीजिए,
आज से 10 साल पहले इतना ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था जितना अब हो रहा है। पहले गर्भाशय का कैंसर कॉमन होता था। ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में ओबेसिटी आ गई, मोटापा आ गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज आ गई, लैक ऑफ फ्रूट्स आ गया, फैटी चीजें खाने का टाइम आ गया। तो ये सब चीजें जो है, हमारे जो बिहेवियर है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं आपको देता हूं गर्भाशय कैंसर का। इसका जो कारण है वो एक पर्टिकुलर वायरस है, एचपीवी वायरस है, जो कि पुअर हाइजीन, मतलब अगर आप सफाई ना रखें अपने, तो उसमें कैंसर ये ज्यादा था। लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हुई हैं पिछले 10 सालों में, तो पहले जो 1.5 लाख सर्विक्स या गर्भाशय के कैंसर होते थे, अब वो 1 लाख से कम हो गए हैं। तो इन्फेक्शंस का एक रोल है। तो हर एक कैंसर के पीछे कारण जुड़ा हुआ है। आपने पहले दिखाया था कि हेरिडिटी की जो बात आती है, वो केवल 5% लोगों के अंदर उसका रोल है हेरिडिटी का। ज्यादातर 95% कैंसर हम अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल की वजह से एक्वायर करते हैं। तो हमें लाइफस्टाइल को तो दुरुस्त करना ही है। लेकिन जो आपने बात बोली कि जिनका लाइफस्टाइल ठीक है, जो वेजिटेरियन है, जो शराब नहीं पीते, जो टोबैको नहीं यूज करते, उनको कैंसर क्यों हो रहा है? तो ये एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जरूर है। और जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर इज नॉट नोन। बूढ़े लोगों में एजिंग में ज्यादा होता है। बिल्कुल डॉक्टर रमाकांत, बिल्कुल अब आपके पास मैं आना चाहूंगा सर। बच्चों में जो कैंसर है सर, अब उसको लेकर भी बहुत सारी चिंताएं बढ़ रही हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आईसीएमआर की रिपोर्ट कह रही थी कि अकेले भोपाल में ही एक साल के भीतर 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके 40 केसेस सामने आए हैं। और बेचारे वो छोटे छोटे बच्चे कीमोथेरेपीज का वो कर, ये बच्चों में जो बढ़ता हुआ ये कारण है, इसके पीछे आप क्या हेरिडिटी मानते हैं या कुछ और हैं? बहुत सारे बच्चों के कैंसर जो है हेरिडिटी उसमें कॉज हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जो केमिकल एक्सपोजर जो है, जो आपने भोपाल जो कहा वहाँ केमिकल एक्सपोजर हुआ था, तो हो सकता है कि वो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन टोटल अगर आप नंबर देखेंगे तो कोई भी कैंसर सेंटर में पीडियाट्रिक कैंसर जो है, बच्चों में जो कैंसर है 14 साल से कम, इसकी संख्या ज़्यादा नहीं होती। ये 1 या 2% ही पीडियाट्रिक कैंसर्स होते हैं। दिखने में बहुत भयंकर, बढ़ने में बहुत तेज, ऐसे ये कैंसर्स होते हैं। लेकिन इलाज से ये क्योर भी बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अमेरिका में अगले 10 साल में हर 2000 सिटीजन्स में एक आदमी पीडियाट्रिक कैंसर का पहले मरीज था और आज ठीक हो गया है, ऐसा आदमी रहेगा। तो प्रगत कंट्रीज में ये स्टैटिस्टिक्स है, और ये स्टैटिस्टिक्स धीरे धीरे अपने पास भी आ जाएगी। तो जितना ये खतरनाक नज़र आता है उतना ही अच्छा इसका इलाज हो सकता है, क्यूरेबिलिटी हो सकती है। बच्चों में भी कैंसर जो होता है या तो लिम्फोमा, ल्यूकीमिया होते हैं या सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। और सॉलिड ट्यूमर्स में हो सकता है कि बहुत बार सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें उनका रूप बिगाड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडिएशन से काम हो जाता है। तो बच्चों के कैंसर जो है, इसमें क्योर का जो एम होता है ये बहुत अच्छा होता है और इसका इलाज हमें डट कर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बच्चों में भले ही कैंसर के मामले कुछ इलाकों में बढ़े हों अलग अलग कारणों से, लेकिन उतनी जल्दी उनमें ठीक होने का चांसेस भी रहते हैं। डॉक्टर गौरव, WHO की रिपोर्ट 2020 में जो आई थी उसमें यह कहा गया था कि हर 10वें भारतीय को अपने जीवन काल में कभी ना कभी कैंसर जरूर होगा। ये प्रेडिक्शंस थे उनके लाइफ टाइम में, कभी ना कभी 1 in 10 इंडियंस विल डेवलप कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे आंकड़ों में अब एक आम इंसान को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो 10वां व्यक्ति वो ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने दीपक जी। अब जैसे कि हमें सबको पता भी है, पर हम लोग अपनी जीवन शैली में उतारते नहीं है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल सबसे जरूरी इसमें हमारा इसका एक प्रिवेंशन का तरीका है। और अल्कोहल और जो गुटखा च्यूइंग है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा कॉमन है कैंसर का, स्पेशली ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर मतलब जो होता है वो पहले 2 या 3 सबसे कॉमन कैंसर में से है इंडिया में। तो अगर हम उसी पे रोक लगाते हैं या उसी को रोकथाम करते हैं तो हमारे कैंसर केस काफी कम हो जाते हैं। फिर जो तीसरा है वो है हेरिडिटरी, मतलब जैसे श्याम सर ने भी बताया आपको कि जो हेरिडिटरी है वो कॉमन होता है, पर इतना नहीं होता कि उसकी वजह से वो हो।
तो इसलिए फैमिली में जिनको कैंसर की हिस्ट्री है या उसको पहले किसी को कैंसर हुआ है, उनमें फैमिली स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो स्क्रीनिंग होता है उसके बारे में उनको अवगत करवाना चाहिए कि जो ताकि आगे होने से पहले ही उसको रोकथाम हो सके। और लाइफस्टाइल चेंजेस में आगे ओबेसिटी, जैसे बताया आपको पैनलिस्ट ने कि ओबेसिटी, मोटापा, जो फैट फ्राइड फूड, ये सारी चीजें बहुत बिल्कुल अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2 साल में बच्चों का आपने सबने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस कर करके उनका जो बाहर जाने का और खेलने कूदने का जो मौका है वो काफी कम मिला उनको जी। तो इस चीज को अभी हमें रिवर्स करना है, ओबेसिटी को रिवर्स करना है, ओबेसिटी को कम करना है। यही एक तरीका है कि हम कैंसर को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया सर, वो 2 साल का जो काल का आपने जिक्र किया। दरअसल हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना काल में जो हेल्थ बर्डन आया है उसकी वजह से जो कैंसर की स्क्रीनिंग है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। स्क्रीनिंग्स कम हुई हैं और जो डिटेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। तो कोरोना से भी हमें कुछ लगता है कि कुछ अलग सबक लेने चाहिए अगर हमें कैंसर से इस लड़ाई को जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गौरव दीक्षित, आपका भी शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।